अब इसी फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हम यहां पर देखेंगे तो इसमें जो यहां पर ये प्रेम्बल लिखा हुआ है जिसमें अलग अलग तरीके के प्रोविजन यहां पर मेंशन किए गए हैं, उससे भी हम यहां पर देख सकते हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन का जो फिलॉसफी यहां पर है वो यहां पर क्या है। अभी तो मैंने आपको लीडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर चीजें बताई। अगर आप देखेंगे वैल्यूज दैट इंस्पायर्ड एंड गाइडेड द फ्रीडम स्ट्रगल एंड वर इन टर्न नर्चर्ड बाय इट फॉर्मुलेटेड द फाउंडेशन ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी। मतलब आपको सिंपल सी बात यहां पर ये बताई गई है कि हमने यहां पर जब अपना फ्रीडम स्ट्रगल जो है वो यहां पर चलाया है ना, जब आजादी के लिए लोग यहां पर लड़ाई लड़ रहे थे, जब लोग यहां पर क्या है कि अलग अलग तरीके से अपना यहां पर जान गंवा रहे थे है ना, या अलग अलग तरीके के मूवमेंट के थ्रू अपनी बातें यहां पर अंग्रेजी सेना के सामने रख रहे थे, अंग्रेज जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसके सामने रख रहे थे, तो हमने यहां पर क्या किया कि कुछ वैल्यूज थी और आप ये कह सकते हैं कि जिसने हमको यहां पर इंस्पायर किया, कुछ चीजें ऐसी थी जिसने हमको गाइड किया, बाद में उन चीजों को हमने यहां पर थोड़ा और नर्चर किया और इसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि जिसने हमारी इंडिया की डेमोक्रेसी को जो है वो यहां पर एस्टेब्लिश किया। मतलब कि भारत की जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र आपको देखने को मिलेगा, इसका फाउंडेशन स्टोन अगर हम यहां पर देखेंगे तो ये क्या था कि भारत का जो फ्रीडम स्ट्रगल था उसकी वैल्यूज जिसने हमको इंस्पायर किया, जिसने गाइड किया और जिस तरीके से हमने उसको आगे बढ़ाया, वो सब चीजें यहां पर क्या है कि भारत की डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करने में सबसे इंपॉर्टेंट फाउंडेशन स्टोन की तरह यहां पर काम करती हैं। These values are embedded in the preamble of the Indian Constitution। मतलब कि ये सब चीजें क्या है कि ये हमारे प्रेम्बल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वहां पर ये चीजें मेंशन करी गई हैं। दे गाइड ऑल द आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि भारत के संविधान में जितने भी अलग अलग तरीके के अनुच्छेद हैं, जिनको हम इंग्लिश में आर्टिकल्स यहां पर कहते हैं, अगर उनको आप देखेंगे तो अगर कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम है ना, तो ये क्या किया जाएगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल में ये चीजें यहां पर लिखी गई हैं है ना, कि भाई पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, इनकी वैल्यू होगी, सोवरेन कंट्री होगी, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जस्टिस, न्याय होगा, स्वतंत्रता होगी, इक्वलिटी होगी, भाईचारा यहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो जितने भी आर्टिकल्स यहां पर अलग अलग तरीके से मेंशन किए गए हैं, उनका बेसिस जो है वो प्रेम्बल से यहां पर उठाया गया है। मतलब प्रेम्बल में ही वो चीजें यहां पर इंक्लूडेड है जिसके बेसिस पे आर्टिकल्स यहां पर लिखे गए हैं। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विद अ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ इट्स बेसिक वैल्यूज, दिस इज कॉल्ड द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपसे बोलेंगे कि भाई प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यहां पर क्या है, एक नंबर में क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली पूछ लेंगे, तो आपको लिखना है कि द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विद अ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ इट्स बेसिक वैल्यूज, जिसको हम यहां पर प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो ये एक नंबर के लिए आपको एक सिंपल सी डेफिनेशन जो है वो मैंने यहां पर आपको बता दी। ठीक है, अब अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करोगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ना जो क्वेश्चन यहां पर बनते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपसे ये पूछा जाएगा कि भाई भारत के संविधान में जो ये सोवरेन लिखा हुआ है, सोशलिस्ट लिखा हुआ है, सेकुलर लिखा हुआ है, डेमोक्रेटिक लिखा हुआ है, रिपब्लिक लिखा हुआ है, इसको एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करो, है ना। मतलब सोशलिस्ट पहले नहीं आ जाएगा, है ना, सोवरेन जो है वो लास्ट में नहीं आ जाएगा, सीक्वेंस यही रहेगा। सो यहां पर सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ठीक है। तो ये चीजें यहां पर क्या है कि ये इसी सीक्वेंस में आपको देखने को मिलेंगी, तो इसी सीक्वेंस में याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन यहां पर मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये देखा है कि भारत के संविधान में प्रस्तावना में जो जस्टिस की बात करी गई है ना, जो जस्टिस यहां पर दिया गया है, इसमें किस किस तरीके की जस्टिस की बात की गई है न्याय के बारे में, तो याद रखिएगा इसमें सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस की बात करी गई है। लिबर्टी कौन कौन सी है, इक्वलिटी कौन कौन सी है, तो अलग अलग तरीके के प्रोविजन जो है वो यहां पर आपको पता होने चाहिए। मतलब कि आपको ना प्रेम्बल याद होना चाहिए, है ना, कि प्रेम्बल में यहां पर क्या क्या चीजें लिखी गई हैं, क्योंकि आगे की क्लासेस में भी जब आप पढ़ोगे तो इन चीजों के बारे में आपको क्लियरली यहां पर बताया जाएगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सी चीजें कहां पर लिखी हैं। तो सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, है ना, फिर उसके बाद जस्टिस आएगा, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। तो कौन से जो ये डार्क में आपको शब्द देखने को मिल रहे हैं ना, ये इनका सीक्वेंस यहां पर क्या है, किस जगह पर कौन सी चीजें लिखी हैं, इनको ध्यान रखना है। ठीक है, ताकि आप अपने अगर एनटीएससी एग्जामिनेशन वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहां पर अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो आप उनको आंसर कर पाए। टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम अमेरिकन मॉडल, मोस्ट कंट्रीज इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड हैव चूजन टू बिगिन देयर कॉन्स्टिट्यूशन विद प्रेम्बल। ठीक है, तो अब एक बात ये ध्यान रखना है कि हमारे देश में जो ये प्रेम्बल लिखा गया है ना, प्रेम्बल अगर आप देखेंगे तो ये प्रेम्बल वाला जो प्रोविजन है ये हमने कौन सी कंट्री को ध्यान में रखकर बनाया है। तो सबसे पुराना अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन आपको देखने को मिलेगा जिसमें प्रेम्बल है। वैसे तो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत ब्रीफ है, बहुत छोटा है, लेकिन फिर भी यहां पर क्या है कि प्रेम्बल वाली चीजें जो है वो यहां पर मेंशन करी गई हैं। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड का मतलब यहां पर ये होता है कि कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड मतलब कि साथ वाले टाइम पर, जैसे अभी ये टाइम चल रहा है
और अभी यूरोप में कुछ अलग चल रहा होगा, साउथ अमेरिका में कुछ अलग चल रहा होगा। तो ये इस टाइम पीरियड पर कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में क्या चल रहा है ना, मतलब 2022-23 में अगर आप देखोगे तो बाकी के रीजन्स में यहां पर क्या चीजें हो रही हैं उसको अगर आप देखेंगे तो उसको हम यहां पर कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड बोलते हैं। तो आप यहां पर ये कह सकते हैं कि प्रेम्बल वाली जो चीज है वो हमने अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से यहां पर इंक्लूड करी है अपने भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में। द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रीड्स लाइक अ पोएम ऑन डेमोक्रेसी, है ना, कि डेमोक्रेसी में आप ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी के ऊपर एक गीत है कि भाई कोई भी अगर डेमोक्रेटिक यहां पर कंट्री होती है तो कौन कौन से प्रोविजंस जो है वो यहां पर होने चाहिए, वो सारी चीजें प्रेम्बल में यहां पर मेंशन करी गई हैं। इट कंटेन्स द फिलोसफी ऑन विच द इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बिल्ट, पूरा का पूरा संविधान जो है वो कैसे बिल्ट यहां पर किया गया है इस चीज को ध्यान में रखा गया है। अच्छा, मजेदार बात यहां पर यह है कि पहले यहां पर हमने कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पूरा लिखा, उसके बाद प्रेम्बल यहां पर बनाया गया था, है ना, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि पूरा का पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है उसका बेसिस अगर आप देखेंगे तो प्रेम्बल में मेंशन किया गया है कि किस चीज को आधार बनाकर इन चीजों को हमने इंक्लूड किया है। It provides a standard to examine and evaluate any law and action of government to find out whether it is good or bad। मतलब कि अगर मान लीजिए कि सरकार के द्वारा, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, अगर उसने किसी भी तरीके का कोई कानून बनाया है, किसी भी तरीके का कोई एक्शन है, तो अगर मान लीजिए कि उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी का मतलब ये होता है कि संविधान के हिसाब से ये चीज सही है या संविधान के हिसाब से ये चीज गलत है, तो अगर वो चीज यहां पर एग्जामाइन करना है तो हम क्या करेंगे, प्रेम्बल के बेसिस पे, जिसको हम यहां पर क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर, हमारे संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो यहां पर हनन नहीं होना चाहिए, मतलब कि जो यहां पर फिलॉसफी है कॉन्स्टिट्यूशन की वो यहां पर गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, तब हम यहां पर ये देखेंगे कि ये चीज जो है वो यहां पर सही है या गलत है। इसीलिए हम यहां पर ये कह सकते हैं कि इट इज द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, मतलब कि भारतीय संविधान की जो आत्मा है वो यहां पर क्या है, वो प्रेम्बल आपको देखने को मिलेगा। इसी वजह से यहां पर क्या होता है कि सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो क्वेश्चन यहां पर ये बनेगा, 3 नंबर में पूछेंगे आपसे कि भाई प्रेम्बल जो है उसको यहां पर सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्यों कहते हैं, व्हाई। तब आपको लिखना पड़ेगा कि ये क्या करता है कि एक स्टैंडर्ड हमको प्रोवाइड करता है टू एग्जामाइन एंड इवेल्युएट एनी लॉ एंड एक्शन ऑफ गवर्नमेंट टू फाइंड आउट वेदर इट इज गुड और बैड। इसी वजह से हम यहां पर ये कह सकते हैं कि ये सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, बाकी भी चीजें आप मेंशन कर सकते हैं, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको यहां पर लिखना पड़ेगा, तभी उस क्वेश्चन का जो यहां पर आंसर है वो बिल्कुल सही होता हुआ आपको दिखाई देगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सब कुछ। तो ये पॉइंट टू पॉइंट है। देखो मैं यहां पर क्या करता हूं कि एनसीईआरटी ना अपने आप में ही जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है, ठीक है, उससे अच्छा कौन क्या ही लिख सकता है, इसलिए मैं हर एक चीज जो एनसीईआरटी में लिखी हुई है उसको आपको एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, जब आप आगे बढ़ेंगे, अगर आप में से कोई सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी करेंगे या कोई ह्यूमैनिटीज वगैरह का सब्जेक्ट यहां पर लेगा, तब आप देखोगे कि एनसीईआरटी को लोग ना बहुत ज्यादा यहां पर क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। लेकिन लाइफ जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे आप अलग अलग कंपटीशन की तैयारी करोगे, देन यू विल गेट टू नो कि यू हैव टू रीड बेसिक एनसीईआरटी, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हों। जो भी आपके यहां पर अलग अलग जो मेंटोर होंगे वो आपको बोलेंगे कि एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़ो। एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़ने से क्या होता है कि चीजें एकदम अच्छी तरीके से क्लियर होती हैं कि भाई ये पॉइंट अगर लिखा गया था तो क्यों लिखा गया था, इसका पर्पस यहां पर क्या था। उसी पर्पस को मैं भी आपके साथ यहां पर फुलफिल कर रहा हूं। बात अगर क्वेश्चंस की आएंगी कि सर क्वेश्चंस कैसे आएंगे, उनके आंसर्स हम कैसे लिखेंगे, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है कि मैं आपको उन क्वेश्चंस को लिखवाना, कैसे लिखना है, क्या आंसर हो सकता है, वो सब चीजें मैं प्रिपेयर कराऊंगा। क्योंकि इसके बाद आपका एनसीईआरटी का सॉल्यूशन वीडियो जो होगा, है ना, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह, ये सब चीजें भी मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। तो उससे आपका ओवरऑल जो प्रिपरेशन है ना वो बहुत अच्छा यहां पर हो जाएगा। लेकिन बेसिक्स आपके सबसे पहले यहां पर क्लियर होनी चाहिए, और अभी आपके लिए समय है। और समय जब आप यहां पर देखेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि आसानी से जो चैप्टर वगैरह है उनको आप समझ पाएंगे। तो इसीलिए आपको सब चीजें क्लियर होनी जरूरी है। अब अगला जो हमारा यहां पर सेगमेंट आप देखने को मिलेगा, इसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि मैंने आपको प्रेम्बल में जो अलग अलग तरीके की चीजें बताई, वी द पीपल ऑफ इंडिया, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, क्या है ये सब, इनका मतलब क्या हुआ। तो अब इसको मैं यहां पर आपको एक्सप्लेन करता हूं, इससे आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। अच्छा, एक बात यहां पर यह है कि अगर आप इस बुक में देखेंगे आपकी, है ना, तो बुक में आप देखोगे तो साइड में कई सारे यहां पर लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स वगैरह थे, उनकी फोटोज यहां पर लगी हुई हैं। तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा आप सभी लोगों को कि उनके बारे में आप देख लीजिए, उनके बारे में छोटी छोटी डिटेल्स यहां पर दी गई हैं, तो उनको भी आपको ध्यान रखना है कि भाई कौन से पर्सनैलिटी थे जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट वगैरह थे। मैंने आपको पहले भी यहां पर बताया, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब इसमें देखिए, अगर हम यहां पर देखेंगे तो सबसे पहली चीज जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है, प्रेम्बल में जो लिखी गई है, वो है वी द पीपल ऑफ इंडिया, है ना। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब यहां पर क्या हुआ
कि द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन ड्रॉन अप एंड इनेक्टेड बाय द पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। मतलब कि अगर आप देखेंगे तो हमारा जो पूरा का पूरा संविधान यहां पर बना है, ठीक है, तो अगर हम देखेंगे कि इसका जो निर्माण यहां पर किया गया है, इसका जो इनेक्टमेंट यहां पर आपको देखने को मिलेगा, जो ये फोर्स में आता हुआ दिखाई दिया है, ये किसके द्वारा किया गया? लोगों के द्वारा किया गया। लोगों ने डायरेक्टली यहां पर पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन लोगों ने यहां पर क्या किया? लोगों ने अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, है ना, मतलब वोटिंग वगैरह यहां पर हुई, सब लोगों को वोटिंग राइट्स यहां पर नहीं दिए गए थे, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव्स यहां पर हैं, उनके द्वारा संविधान को बनाया गया और संविधान को इनेक्ट किया गया, एंड नॉट हैंडेड डाउन टू देम बाय अ किंग और एनी आउटसाइड पावर्स। ठीक है, और आप ये कह सकते हैं कि कोई भी यहां पर जो किंग है ना, किसी भी देश का, या कोई आउटसाइड पावर्स है, उनके द्वारा यहां पर ये बनाकर नहीं दिया गया कि ये लीजिए भाई, ये संविधान है भारत का और इसके हिसाब से यहां पर काम होगा। जब देश को आजादी मिली 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एस्टेब्लिशमेंट यहां पर होता है, बहुत सारा डिस्कशन होता है, डिबेट होता है, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है, जिनको जनता ने यहां पर इलेक्ट करके अपने अपने क्षेत्र से यहां पर भेजा है, उन सभी लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, डिस्कशन किया, जो इंपॉर्टेंट चीजें थी उनको इंक्लूड किया, बाकी चीजों को एक्सक्लूड किया और फाइनली जो है उसको यहां पर इनेक्ट किया। तो ये पूरा का पूरा काम किसके लिए हुआ है? ये लोगों के द्वारा, लोगों के लिए यहां पर किया गया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका वी द पीपल ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद अगली बात करेंगे सोवरेन। ठीक है, सोवरेन में देखो लिखा हुआ है कि पीपल हैव सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजन ऑन इंटरनल एज एक्सटर्नल मैटर एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर। नो एक्सटर्नल पावर कैन डिक्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब आप ये कह सकते हैं कि भारत में, ठीक है, जैसे अब पीपल यहां पर क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि भारत में अगर आप देखोगे तो यहां पर लोगों का रूल आपको देखने को मिलेगा, लोगों के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ठीक है, वो यहां पर आपको देखने को मिलते हैं, गवर्नमेंट वगैरह फॉर्म करते हैं, अलग अलग कानून बनाते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि उनके पास ये पूरा का पूरा अधिकार है कि भाई हमें अपने जो इंटरनल मैटर हैं उनको कैसे टैकल करना है, जो एक्सटर्नल मैटर्स हैं उनको कैसे टैकल करना है। कोई बाहर की पावर हमको डिक्टेट नहीं करेगी, कोई बाहर की पावर हमको ऑर्डर नहीं देगी कि आप इस तरीके से यहां पर काम करिए। ये हमारी अथॉरिटी है, हम अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे कि चीजों को किस तरीके से मैनेज करना है। तो ये हमारा पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको देखने को मिलता है। तो ऐसी कंट्री को हम क्या बोलते हैं? ऐसी कंट्री को हम बोलते हैं सोवरेन कंट्री। सो भारत जो है वो एक यहां पर सोवरेन कंट्री आपको देखने को मिलेगा। तीसरी बात यहां पर देखो बताई गई है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब होता है समाजवाद। ठीक है, सो वेल्थ इज जनरेटेड सोशली एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय सोसाइटी। मतलब कि यहां पर क्या है कि सामाजिक रूप से जो भी यहां पर वेल्थ है, जो भी पैसा है ना, या जो भी अलग अलग तरीके की चीजें होती हैं वो यहां पर जनरेट की जाएंगी और यहां पर क्या है कि सोसाइटी के द्वारा उसको इक्वली यहां पर शेयर किया जाएगा, है ना। जैसे हमने रशियन रिवॉल्यूशन में पढ़ा था सोशलिज्म के बारे में, है ना, कि सब लोगों को इक्वल जो जिस तरीके से काम करेगा प्रॉफिट जो है उसके बेसिस पे यहां पर शेयर किया जाएगा। गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द ओनरशिप ऑफ लैंड एंड इंडस्ट्री टू रिड्यूस सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। ठीक है, मतलब कि जो यहाँ पर अलग अलग तरीके के लैंड होते हैं, जो भी अलग अलग तरीके के इंडस्ट्रीज होती हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि पावर का कंसंट्रेशन हो। जो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी होती है वो किसी एक इंडिविजुअल के पास आपको कंसंट्रेट यहाँ पर देखने को मिले, ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ताकि हम सामाजिक और जो आर्थिक यहाँ पर इनइक्वालिटीज होती है उनको यहाँ पर दूर करें। तो इस बात को लेकर यहां पर सोशलिस्ट जो है वो आपको देखने को मिलेगा। और भारत में सोशलिज्म जो है ना, स्टार्टिंग में जब कॉन्स्टिट्यूशन यहां पर इनेक्ट हुआ तब देखेंगे, तब से लेकर 1990s तक यहां पर जो है वो सोशलिज्म के ऊपर ही काम होता रहा। सब चीजें जो है वो सरकार कंट्रोल करती थी, लेकिन 1991 में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स यहां पर किए गए उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव जी के द्वारा। तब यहां पर प्राइवेट सेक्टर भी जो है वो यहां पर आपके जो है वो कंट्री में काम करता हुआ दिखाई दिया। तो आज के टाइम पीरियड पर सोशलिज्म भी है और यहां पर कैपिटलिज्म भी आपको देखने को मिलेगा। तो दोनों चीजों का मिक्सचर जो है वो भारत में देखने को मिलता है। फिर बात करेंगे सेकुलर। सेकुलर का मतलब ये होता है कि सिटीजन्स हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि मैं किसी पर्टिकुलर एक धर्म से बिलोंग करता हूं तो मैं उसी धर्म को फॉलो करूं। ठीक है, मेरा मन करता है कि मैं किसी दूसरे धर्म को फॉलो करूं तो मैं दूसरे धर्म को कर सकता हूं, क्योंकि संविधान में यहां पर क्या है कि ये चीजें क्लियरली मेंशन करी गई है। बट देयर इज अ नो ऑफिशियल रिलीजन। ठीक है, मतलब यहां पर क्या है कि सरकार का या किसी देश का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा। अब आप ये सोचकर देखिए कि अगर हमारे देश का एक ऑफिशियल रिलीजन होता तो किस तरीके से पॉलिटिक्स यहां पर चल रही होती, किस तरीके से यहां पर समाज में जो चीजें हैं वो आपको देखने को मिलती। और इसी वजह से क्लियरली यहां पर ये मेंशन किया गया है कि सेकुलर का मतलब ये होता है कि भाई कंट्री का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट ट्रीट्स ऑल रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस विद इक्वल रिस्पेक्ट। ठीक है, चाहे वो हिंदू की प्रैक्टिसेस हो, चाहे वो मुस्लिम की प्रैक्टिसेस हो, सिख की प्रैक्टिसेस हो, क्रिश्चियन की हो, पारसी की हो, बौद्ध की हो, जैन की हो, सभी की प्रैक्टिसेस को जो है वो इक्वल तरीके से यहां पर रिस्पेक्ट करेंगे। इसका मतलब होता है सेकुलर।
तो समझ में आया? तो ये सारे जो अपने अपने वर्ड्स यहां पर दिए गए ना, इनके ऊपर शॉर्ट नोट आपसे पेपर पे पूछा जा सकता है, इनका मीनिंग क्या होता है ये पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब अगली बात अगर हम देखेंगे तो अगली बात यहां पर बताई गई है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब है कि अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल एंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, सभी को यहां पर क्या है कि बराबर जो राजनीतिक अधिकार होते हैं वो दिए जाएं, इलेक्ट देयर रूलर्स एंड हेल्ड देम अकाउंटेबल। ठीक है, जैसे हमने इससे पहले वाले चैप्टर में अगर आप देखा होगा तो वहां पर हमने डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा। तो डेमोक्रेसी जो है वो यहां पर ये है कि सभी को पॉलिटिकल राइट्स जो है वो बराबर मिलने चाहिए और उनके पास ये अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो अपने रूलर्स को यहां पर इलेक्ट करें और उनको अकाउंटेबल यहां पर ठहराएं कि अगर वो अच्छा काम करते हैं तो भी अकाउंटेबल वही है, बुरा काम करते हैं तो भी वो अकाउंटेबल आपको देखने को मिले। द गवर्नमेंट इज रन अकॉर्डिंग टू द सम बेसिक रूल्स, और डेमोक्रेसी के भी कुछ बेसिक रूल्स हैं, जैसे इलेक्शन वगैरह होने चाहिए, मीडिया वगैरह फ्री आपको देखने को मिलनी चाहिए, ऑपोजिशन को भी सर्वाइव करने का मौका मिलना चाहिए, तो उस तरीके से सरकार यहां पर काम करे। अगला पॉइंट यहां पर दिया गया है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है कि जो भी हेड ऑफ द स्टेट होंगे वो इलेक्टेड पर्सन होंगे एंड नॉट एन हेरिडेटरी पोजीशन। हेरिडेटरी का मतलब यहां पर ये हुआ कि कोई एक पर्सन है, ठीक है, उसका बेटा उसके बाद राजा बनेगा, उसका बेटा उसके बाद राजा बनेगा, उसका बेटा उसके बाद राजा बनेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहां पर क्या होगा कि जो भी हेड ऑफ द स्टेट होगा वो यहां पर क्या है कि वो इलेक्टेड पर्सन होगा। अब इलेक्शन जो है वो दोनों तरीके से हो सकते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन भी हो सकता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन भी हो सकता है, तो उसके बेसिस पे देखा जाएगा। लेकिन रिपब्लिक का मतलब यहां पर ये हुआ कि जो भी यहां पर हेड ऑफ द स्टेट है वो यहां पर कैसा होना चाहिए, वो इलेक्टेड पर्सन होना। जैसे हमारे देश में प्रेसिडेंट है हेड ऑफ द स्टेट, तो अगर आप देखेंगे तो उनका इलेक्शन होता है, वो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है, इनडायरेक्ट इलेक्शन है। क्यों? क्योंकि जो लोकसभा में इलेक्टेड मेंबर्स हैं, जो राज्यसभा में इलेक्टेड मेंबर्स हैं, जो स्टेट की विधानसभा में इलेक्टेड मेंबर्स हैं, वो सभी लोग उस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं जिसको जनता ने यहां पर इलेक्ट किया है। तो इसीलिए हम यहां पर क्या कह रहे हैं कि भाई, इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो हमारे देश के प्रेसिडेंट यहां पर हैं वो यहां पर क्या है कि वो रिपब्लिक का पार्ट है। क्यों? क्योंकि रिपब्लिक में यहां पर ये बोला जा रहा है कि हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड पर्सन यहां पर आपको देखने को मिलना चाहिए, हेरिडिटरी यहां पर नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे ब्रिटेन वगैरह में देखेंगे तो वहां पर हेरिडिटरी है, लेकिन हमारे देश में क्या है कि वो इलेक्टेड पर्सन आपको देखने को मिलते हैं। फिर बात हो रही है जस्टिस के बारे में। सिटीजन्स कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड जेंडर, मतलब कि उनकी जाति, धर्म और उनका जो जेंडर है, लिंग है, उसके बेसिस पे यहां पर क्या है कि उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता कि भाई तुम इस कास्ट से बिलोंग करते हो तो हम क्या करेंगे, तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे, तुम इस रिलीजन के हो इसलिए तुमको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, तुम लड़के हो, तुम लड़की हो, इस वजह से तुमको ये प्रॉब्लम यहां पर फेस करनी पड़ेगी। ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन जो है वो देश में नहीं हो सकता। सोशल इनइक्वालिटीज हैव टू बी रिड्यूस्ड, जो सामाजिक यहां पर असमानता आपको देखने को मिलेगी, इनइक्वालिटीज देखने को मिलती है, उनको यहां पर खत्म करना है। गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल स्पेशली टू द डिसएडवांटेज ग्रुप। डिसएडवांटेज ग्रुप का मतलब यहां पर क्या हुआ कि जिनकी स्थिति बहुत गंभीर है, ठीक है, जिनको सपोर्ट की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, उनके वेलफेयर के लिए जो है वो सरकार काम करेगी। सरकार एक्चुअली सबके लिए काम करेगी, लेकिन उनके लिए जरूर काम करेगी जो यहां पर क्या है कि गरीबी में अपना जीवन बिता रहे हैं, है ना, जो ट्राइबल पीपल आपको देखने को मिलेंगे, जो SC STs वगैरह आपको यहां पर देखने को मिलते हैं, उनके वेलफेयर के लिए जो है वो सरकार ज्यादा काम करेगी। तो इसको बोलते हैं हम डिसएडवांटेज ग्रुप्स। फिर उसके बाद लिबर्टी के बारे में बात की गई है। लिबर्टी मतलब होता है स्वतंत्रता। सो देयर आर नो अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द सिटीजन इन व्हाट दे थिंक, हाउ दे विश टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स एंड द वे दे विश टू फॉलो अप देयर थॉट्स इन एक्शन। मतलब सिंपल सी बात है कि यहां पर क्या है कि अगर कोई रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है तब तो ठीक है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है कि अब जैसे मान लीजिए कि मैं एकदम से खड़ा हो गया, है ना, और मैंने बोला कि मेरा ये स्वतंत्रता है, मुझे लिबर्टी मिली है कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से कि मैं कुछ भी बोल सकता हूं, तो मैंने यहां पर क्या किया कि बोलना, भाषण देना स्टार्ट किया। अभी मेरे भाषण से क्या हो रहा है, मेरे भाषण से दंगे होने लग गए, है ना, लोग क्या करने लग गए, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने लग गए। तो ऐसे भाषण में नहीं दे सकता हूं, है ना, ये चीज क्या है, ये चीज गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसकी वजह से क्या हो रहा है कि पब्लिक ऑर्डर जो है वो खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसका नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब यहां पर क्या है कि सरकार ने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, जो यहां पर जस्टिफाई होना चाहिए कि भाई अगर मैं भाषण देता हूं और इस तरीके की एक्टिविटी हो रही तो वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन कोई भी अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए कि जो मन में आया वो कर दिया, नहीं हमें अच्छा नहीं लग रहा है कि तुम भाषण दो, ठीक है, हम नहीं चाहते कि तुम भाषण दो। बोले क्यों नहीं चाहते हो? बोले बस हमारा मन। तो ये क्या है, ये अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है ना, कि भाई हम क्या सोचते हैं, हम कैसे अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं और अपने थॉट्स को किस तरीके से हम एक्शन के फॉर्म में यहां पर ला सकते हैं। उनमें कोई अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन यहां पर नहीं होनी चाहिए। यह बात जो है वो सरकार को यहां पर इंश्योर करनी पड़ेगी। यह चीज जो है वो लिबर्टी में आपको बताई गई है। दूसरी बात, अगर हम इक्वलिटी के बारे में बात करेंगे, सो ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ। ठीक है, ये याद रखना है कि सभी लोग जो है वो यहां पर क्या है कि कानून के नजर में जो है वो समान है। द ट्रेडिशनल सोशल इनइक्वालिटीज हैव टू बी एंडेड। जो पहले से यहां पर सामाजिक यहां पर असमानता आपको देखने को मिलती है,
इनइक्वालिटीज देखने को मिलती है, उनको यहां पर क्या करना है कि खत्म करना है। द गवर्नमेंट शुड इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, चाहे वो किसी भी धर्म संप्रदाय जाति के लोग हो, सेक्स के लोग हो, आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है वो सबको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद अगला जो यहां पर टर्म दिया गया है इसको बोलते हैं फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा, ठीक है। सो यहां पर क्या है कि भाईचारा का मतलब यहां पर सिंपली ये बताया गया है कि ऑल ऑफ अस शुड बिहेव एज इफ वी आर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, मतलब कि हम कोई भी हो, भले कोई भी डिफरेंसेस आपको देखने को मिले, मैं मध्य प्रदेश का हूं, मैं गुजरात का हूं, मैं राजस्थान का हूं, लेकिन हमें इस तरीके से बिहेव करना है कि हम सभी लोग क्या हैं कि भारत नाम की एक फैमिली है, उसी के मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो भाईचारे के साथ अपना जीवन यहां पर व्यतीत करना है। नो वन शुड ट्रीट अ फेलो सिटीजन एज इंफीरियर, कभी भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम किसी दूसरे इंसान को जो भारत में यहां पर रह रहा है, जो भारत का नागरिक है, उसको हम ये समझ रहे हैं कि ये हमसे इंफीरियर है और हम यहां पर सुपीरियर है ना, हम मतलब श्रेष्ठ हैं, वो यहां पर क्या है कि वो नीचे स्तर पर आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से अगर हम यहां पर अपना जो है वो कंट्री को देखेंगे तो ये सारे के सारी चीजें जो है वो मेंशन करी गई हैं, और आपको ये समझ में आएगा कि भारत जैसी खूबसूरत कंट्री, उसके कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीजें यहां पर मेंशन करी गई हैं। जब चीजें यहां पर मेंशन करी जाती है तो क्या होता है कि हेंस प्रूव्ड हो जाता है कि भाई नहीं, इन चीजों को आपको फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज यहां पर क्या होगा कि बहुत सारे फिर प्रॉब्लम्स होने लगेंगी। इसलिए कुछ बेसिक सेट ऑफ रूल्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में यहां पर मेंशन किए गए हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पर अपडेट है, इस चीज को आप यहां पर देख लीजिएगा, ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है कि भाई ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, ठीक है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि संविधान में जो है वो संशोधन किया गया है ना, संशोधन मतलब सुधार। आप ये कह सकते हैं कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो था 1976 में, आज तक हमारा प्रेम्बल जो है वो कभी भी यहां पर अमेंड नहीं किया गया था, लेकिन प्रेम्बल को क्या है कि केवल हमने एक ही बार जो है वो यहां पर अमेंड किया। वो कब किया, 1976 में। वो जो अमेंडमेंट नंबर था वो कौन सा था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। अब उससे यहां पर कौन कौन सी चीजें जो हैं वो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में अपने ऐड करी हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि 3 शब्द जो है वो यहां पर ऐड किए गए थे। एक किया गया था सोशलिस्ट, एक किया गया था सेकुलर, और एक किया गया था इंटीग्रिटी। सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। अब एक बार क्या करते हैं कि अब एक बार जो है वो वापस हम अपने प्रेम्बल पर चलते हैं, तो वहां पर आपको दिखेगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग अ सोलमनी रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू द सोवरेन सोशलिस्ट, ये रहा सोशलिस्ट, ठीक है। उसके बाद यहां पर अगर आप देखोगे तो ये है आपका सेकुलर। मैंने आपको क्या बताया कि यहां पर जो चीजें आपको देखने को मिल रही हैं, ठीक है, इसमें से सोशलिस्ट हो गया, सेकुलर हो गया, तो ये चीजें आपको यहां पर देखने को मिली, मतलब इस तरीके से यहां पर इनको ऐड किया गया। फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक पहले से था, जस्टिस में सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, फ्रेटर्निटी, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं यहां पर आपको इंटीग्रिटी देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये 3 शब्द सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट एक्ट था 1976 का, ठीक है, उस टाइम पीरियड पर क्या किया गया, इन चीजों को जो है वो यहां पर ऐड किया गया था। तो ये डायरेक्टली आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए।